हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 31 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। मंथ का लास्ट डे है, बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर आज के सेशन में हमको देखने को मिलने वाले हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिए, इंटरेस्टिंग सेशन है, आराम से देखिएगा आखिरी तक पूरे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का चर्चा में रहा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह हमको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। रिसेंटली ये न्यूज में रहा क्योंकि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने घोषणा की है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व के एरिया को हम एक्सपेंड करेंगे। इसके लिए अप्रूवल दिया है। तो अब अप्रूवल दिया गया, जब इसके एरिया को बढ़ा दिया जाएगा तो पूरे इंडिया में यह दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा इंडिया का। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इंडिया में रिसेंटली सबसे बड़ा अगर हम टाइगर रिजर्व देखने जाते हैं तो ये नागार्जुन नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। 3328 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अभी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अगर हम देखें तो यह है आमराबाद टाइगर रिजर्व, तेलंगाना में आता है। इसका टाइगर रिजर्व एरिया है 2611 स्क्वायर किलोमीटर का। कहीं कहीं पर हमको सिंपली पाल भी देखने को मिलता है, ओडिशा राज्य में है सिंपली पाल टाइगर रिजर्व, लेकिन 2 महीने पहले उसके कुछ एरिया को नेशनल पार्क बनाया गया है, जिसके कारण टाइगर रिजर्व का एरिया घट गया है। तो अब सेकंड नंबर पर आ जाता है अमराबाद टाइगर रिजर्व, तेलंगाना में। पहला सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। जब हम बात करते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व की, तो इसका टोटल एरिया वर्तमान में तो जो देखने को मिलता है वो 2585 वर्ग किलोमीटर का है। जब बढ़ाया जाएगा तो 1100 स्क्वायर किलोमीटर और एरिया इसमें ऐड किया जाने वाला है। ऐड हो जाएगा तो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल। सुंदरबन मैग्रोव वनस्पति के लिए ये जाना जाता है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल और थोड़ा बहुत बांग्लादेश में फैला हुआ है। किनारे पर हमें देखने को मिलता है समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए काफी फेमस है। बंगाल टाइगर के लिए भी ये जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका फॉर्मेशन 1973 में किया गया था टाइगर रिजर्व का, और इसी के थोड़े से एरिया में सुंदरबन नेशनल पार्क बनाया गया 1984 में। टाइगर रिजर्व के बीचों बीच में सुंदरबन नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। यूनेस्को के द्वारा सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा जो सुंदरबन जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है इस नेशनल पार्क एरिया में, उसे रामसर साइट का भी दर्जा प्राप्त है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारी इसकी हमें विशेषताएं देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना चाहिए सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां पर? पश्चिम बंगाल राज्य में। आगे चलेंगे। हाल ही में रूस में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी का कारण किन दो प्लेटों का आपस में टकराना है? रिसेंटली हमने एक पेनिसुला के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कमचटका पेनिसुला, है ना, जो कि हमको रशिया के पूर्व में, साइबेरिया के पूर्व में देखने को मिलता है, और ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। रिसेंटली यहां पर क्या हुआ है कि पहले हमने जो भूकंप पढ़े थे ना, उसके बाद अभी कल के दिन 8.8 तीव्रता का एक भूकंप और आया कमचटका प्रायद्वीप या पैसिफिक ओशियन में। दो प्लेट के आपस में टकराने के कारण, इसमें से एक प्लेट है पैसिफिक प्लेट जो कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और एक है ओखटास्क प्लेट। इन दोनों के आपस में टकराने के कारण यह भूकंप देखने को मिला है 8.8 तीव्रता का। बहुत ही ज्यादा तीव्रता, विनाशकारी भूकंप की कैटेगरी में आता है। इसके कारण हुआ यह है कि रशिया के पूर्व में ओखटस्क, जो कमचटका का जो प्रायद्वीप है वहां पर, और जो जापान का उत्तरी एरिया, यहां पर हमें सुनामी देखने को मिली है ना। भूकंप के बाद यहां पर सुनामी आई, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की है कि भैया जो पूर्व में जो यूएसए के पश्चिम में जो हवाई द्वीप वगैरह जो एरिया है, वहां पर भी सुनामी आ सकती है। और अभी 1-2 दिन में हमको पता चल जाएगा कि अभी तो उसकी तीव्रता थोड़ी कम थी सुनामी की, जो हमें
कमचटका पेनिनसुला पे देखने को मिला या जापान में देखने को मिला, जापान के उत्तरी एरिया में, लेकिन यहाँ पर सुनामी और ज्यादा बड़ी हो सकती है। जैसा भी आगे का अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। तो 30 जुलाई को रशिया के कमचटका पेनिनसुला में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप या अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है। इस अर्थक्वेक के कारण रशिया, जापान के उत्तरी एरिया में, है ना, यहाँ पर हमें सुनामी देखने को मिली है। पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर सुनामी भी देखने को मिली। जो अर्थक्वेक आया है ना, एक्चुअल में वो दो प्लेट के आपस में टकराने के कारण है। एक है पैसिफिक प्लेट और एक है ओखटस्क प्लेट। यहां पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये पैसिफिक प्लेट का एरिया है, और इधर क्योंकि ये ओखटस्क सागर है तो ओखटस्क सागर की जो प्लेट है, ओखटस्क प्लेट, इन दोनों के आपस में टकराने के कारण ये भूकंप देखने को। आपको पता है कमचटका पेनिनसुला के पास एक हमें ट्रेच देखने को मिलता है जिसका नाम है कुरिल कमचटका ट्रेच। आप मैप पर देखेंगे तो ये आपको जो ट्रेच देखने को मिल रहा है, कहाँ गया, ये एरिया, ठीक है। ये एक है कुरिल ट्रेच और ये है जापान ट्रेच, या इसे कहा जाता है कमचटका ट्रेच, कुरिल कमचटका ट्रेच। तो यहीं पर भूकंप का केंद्र है, क्योंकि यहीं पर दोनों प्लेटें आपस में टकराती है। एक्चुअल में यहां पर जो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है ना, दो प्लेटों का जो टकराव देखने को मिल रहा है, एक प्लेट जो कि पैसिफिक प्लेट है वो ओखटस्क प्लेट के नीचे जा रही है, तो एक सबडक्शन जोन का निर्माण होता है दोनों प्लेट के नीचे, जमीन के अंदर या सागर के अंदर जो केंद्र है वहां पर एक सबडक्शन जोन बनता है, और यहीं से भूकंप की उत्पत्ति हुई। तो जो पैसिफिक प्लेट है वो ओखटस्क प्लेट के नीचे धंसती जा रही, ठीक है। रशिया के ईस्ट के एरिया जैसा कमचटका पेनिनसुला और जापान का जो उत्तरी एरिया है वो ओखटस्क, जो ओखटस्क सागर है वहां पर जो ओखटस्क प्लेट है इसी पर आते हैं, इसीलिए हमें जापान में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। ये प्लेटें काफी बार पहले भी टकरा चुकी है और ये लगातार टकरा रही है, क्योंकि ये जो एरिया है वो रिंग ऑफ फायर में आता है। अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशियन का ये रिंग ऑफ फायर का एरिया है ना, मैंने आपको काफी बार बताया भी। वर्ल्ड के बहुत सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो वॉल्केनो है, अर्थक्वेक है, वो इसी एरिया में हमको देखने को मिलते हैं, पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पर जो यूएसए है उसके पश्चिमी एरिया में जब यहाँ पर हमें देखने को मिला है भूकंपी गतिविधियां, तो जब यहाँ से सुनामी शुरू होगी, क्योंकि पश्चिम में तो आ ही चुकी है, अगर ये पूर्व की ओर चलती है तो हवाई द्वीप और यूएसए का जो पश्चिमी एरिया है वो प्रभावित हो सकता है। इवन दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है, इंडोनेशिया, इनके लिए भी थ्रेट है, हो सकता है इनको भी, ये जो आप ये एरिया देख रहे हैं पूरा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ पर भी हमें सुनामी देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, जैसा भी होगा हम बात करेंगे उसके बाद। अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्थक्वेक की बात करें जो कि अभी तक देखने को मिले, तो आपको पता है दिसंबर 2004 में तमिलनाडु के तट पर भी एक सुनामी आई थी। वो उस वक्त इंडियन ओशियन में भूकंप आया था, 9.2 से लेकर 9.3 तीव्रता का था। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, इंडोनेशिया के अलावा सुमात्रा और भारत में तमिलनाडु का तट बहुत प्रभावित हुआ था, काफी सारे लोग मरे थे। इसके अलावा 2011 में जापान में सुनामी आई थी, ये 9 से लेकर 9.1 तीव्रता का भूकंप था पैसिफिक ओशियन में। ये जो सुनामी आई थी ना, ये भी इन दो प्लेटों के कारण ही थी, ओखटस्क प्लेट और दूसरा हमारा पैसिफिक प्लेट, इनके जो आपस में टकराने की प्रक्रिया है उसी के कारण ये सुनामी भी हमको देखने को मिली थी। एक चिली में भूकंप आया था 2010 में 8.8 तीव्रता का, और अभी रशिया में आया है कमचटका पेनिनसुला पर। तो ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड के भूकंप है, अर्थक्वेक है, जो कि आज तक हमको वर्ल्ड में देखने को मिले हैं। ओके, आगे आ जाए। द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट, इसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की काफी सारी संस्थाएं हैं जो कि मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती है, लेकिन यहां पर हमसे कोई एक ही संस्था पूछी जा सकती है तो हम यूनाइटेड नेशन की ही बात करेंगे। द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड किस पर आधारित रिपोर्ट, किस पर आधारित है, किसको ट्रैक करती है? तो ये जो रिपोर्ट है ना, जो एसडीजीज हैं, आपको पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूनाइटेड नेशन, जैसे हंगर को खत्म करेंगे, एजुकेशन का स्तर सुधारेंगे ना, ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करेंगे, जो
लैंगिक असमानता है ना, जो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव किया जाता है उसको खत्म करेंगे वर्ल्ड में। तो इस तरीके से 17 एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको अचीव करना है यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों को। इनमें से जो एसडीजी 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जीरो हंगर और कुपोषण उन्मूलन, ये दूसरा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसको ट्रैक करने के लिए यूनाइटेड नेशन की 5 एजेंसी मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करती है और डेटा को रिलीज करती है। द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसे सोफी रिपोर्ट भी कहा जाता है शॉर्ट में। जो 5 संस्था यूनाइटेड नेशन की मिलकर इसे जारी करती है: फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WHO। ये 5 संस्था यूनाइटेड नेशन की मिलकर इसे जारी करती। अब इस रिपोर्ट में वर्ल्ड का और इंडिया का काफी सारा डेटा शेयर किया गया है। रिपोर्ट में काफी सारी चीजें शेयर की गई है क्योंकि मॉनिटर करती है रिपोर्ट। तो इसमें वर्ल्ड का जो डेटा बताया गया भूखमरी के मामले में, कुपोषण के मामले में, इसमें बताया गया कि 2024 में दुनिया में 735 मिलियन जो लोग हैं वो कुपोषित। एशिया में सबसे ज्यादा कुपोषण देखने को मिलता है हमें, पूरे 7 महाद्वीप में सबसे ज्यादा कुपोषण एशिया में है, 323 मिलियन। एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है 307 मिलियन के साथ। 2030 तक अफ्रीका में 512 मिलियन लोग भूखमरी के शिकार रहेंगे, यानी दुनिया का 60% पॉपुलेशन भूखमरी की चपेट में होगी 2030। पूरे वर्ल्ड में 2.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं। ये वर्ल्ड का डेटा है। इंडिया का जो डेटा इन्होंने शेयर किया उसमें बताया गया कि इंडिया की 12% जो आबादी है वो कुपोषित है। 42.9% लोगों को जो हेल्दी फूड है, जो हेल्दी डाइट है, वो नहीं मिल पा रही, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। 18.7% बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के, उनका वजन कम है, मतलब कुपोषित है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में बच्चों में कुपोषण देखने को मिल रहा है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। तो ये सोफी रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की जाती है सेकेंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ट्रैक करने के लिए। सबसे पहली बार इसे जारी किया गया था 1999 में, 1999 में। ओके, आपको ऑफर ऑफ द डे पहले बता देता हूं। आप सभी के लिए ऑफर ऑफ द डे में 1000 पॉलिटी के एमसीक्यूज आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 क्वेश्चन सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए। इंडियन पॉलिटी के सेंट्रल में, स्टेट में, चाहे वनडे एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, प्री हो, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा कर, जितने भी, वो आपके सब यहां पर मैंने कवर करवाए हैं। आपको यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद एमसीक्यूज फॉर्म में मिल जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इसके वीडियो लेक्चर्स भी देख पाएंगे अगर आपको कोई भी डाउट होता है। आपके पास 1000 क्वेश्चन सीरीज में जो 1000 एमसीक्यूज है उसके पूरे वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशन भी इसी कोर्स में अवेलेबल है। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। आप लगाइए, पॉलिटी का किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, पूरा मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। ओके, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिटेल में लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए, अवेल कीजिए। और हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हर्डल आता है, बाई करने में कोई हर्डल आता है या फिर कोई आपकी क्वेरी है, तो आप कॉल कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया? डायरेक्टर जनरल किसका? सशस्त्र सीमा बल का। तो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में, संजय सिंघल। ठीक है, संजय सिंघल नए डायरेक्टर जनरल हैं सशस्त्र सीमा बल के। संजय सिंघल 1 सितंबर 2025 को ये अपना पद ग्रहण करेंगे, अभी केवल चुने गए हैं, ग्रहण करेंगे 1 सितंबर को, और 31 दिसंबर 2028 तक अपने पद को होल्ड करेंगे। अभी तक इस पद पर अमृत मोहन प्रसाद है, इनको रिप्लेस करेंगे
डायरेक्टर जनरल के रूप में संजय सिंघल। तो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल एक आईपीएस ऑफिसर है 1993 बैच के, अभी वर्तमान में बीएसएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में ये काम कर रहे हैं। 1 सितंबर से ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यहाँ पर एसएसबी की बात करें तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है भारत का। 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद इसका गठन किया गया था। स्पेशली नेपाल और भूटान से लगी जो इंडिया की बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये पूछा जाता है। नेपाल और भूटान से लगी हुई जो हमारी सीमाएं हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल की है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये कार्य करती है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत 20 दिसंबर 1963 में इसका गठन किया गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से, बाद में फिर इसका नाम किया गया सशस्त्र सीमा। आगे आइए, जिलोंग संधि 2025 किन दो देशों के बीच साइन की गई? तो जिलोंग संधि या जिलोंग ट्रीटी इसे साइन किया गया दो देशों के मध्य में, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है यूनाइटेड किंगडम। वैसे देखिए तीन देशों का एक संगठन है, एक अलायंस है, आप इसे समझिए, जिसमें यूएसए भी शामिल है। इसे कहा जाता है ऑकस अलायंस। ये तीन देशों का एक अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए शामिल है। इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में शांति बनाए रखना, है ना, किसी के कंट्रोल में इंडियन ओशियन को आने से रोकना, स्पेशली चाइना के खिलाफ। ये एक अलायंस है ऑकस अलायंस, जो कि काम करती है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके इसके मेंबर हैं। अब इन तीन देशों में से दो देश यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक ट्रीटी की है, 50 साल की एक डिफेंस ट्रीटी है जिसे जिलोंग ट्रीटी के नाम से पुकारा जाता है। जिलोंग ट्रीटी, ठीक है। तो जिलोंग ट्रीटी है ये। ट्रीटी किस पर आधारित है? जिलोंग ट्रीटी की बात करें तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाई जाएगी इस ट्रीटी के तहत, जिसका यूज करेंगे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। पिलर 1 ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की क्षमता प्रदान करने की, जो ऑकस अलायंस का पिलर 1 है, एक क्लॉज आप समझ लो, ये यही था कि भाई ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की क्षमता बढ़ाई जा सके, ऑस्ट्रेलिया को ये प्रदान किया जा सके। तो इसी के पिलर 1 को फुलफिल करने के लिए जिलोंग ट्रीटी को लॉन्च किया गया और इसको अपनाया है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। देखिए दोनों ही देशों की जॉइंट नेवी, है ना, मिलकर बनाएगी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को। जो निर्माण हो जाएगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया को 5 सबमरीन मिलेगी और यूके को 12 सबमरीन मिलेगी, इस तरीके की, जो कि न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। ऑकस अलायंस 3 देशों की, ये आपको समझ में आ गया, मिलिट्री अलायंस है। ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इंडियन पैसिफिक ओशन में शांति बनाए रखना, उसे आजाद बनाए रखना, स्पेशली चाइना से। इसका गठन किया गया था 15 सितंबर 2021। ऑकस अलायंस, ये भी यूपीएससी में काफी पूछा जाता है कि किन देशों की अलायंस है, तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। भारतीय सेना द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास कहां आयोजित किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज का आयोजन किया गया सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। नाम क्या है? दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज। आपको पता है उद्देश्य क्या है? अत्यधिक ऊंचाई वाले एरियाज में एआई आधारित टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सके इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये टेस्ट यहां पर किए गए कि भाई अत्यधिक ऊंचाई पर, जैसे हमें चाइना से थ्रेट मिलता रहता है, लद्दाख की सीमा हो गई, सिक्किम की सीमा हो गई, अरुणाचल प्रदेश हो गई, तो ऐसे हाई एल्टीट्यूड के जो एरियाज है वहां पर एआई टेक्नोलॉजीज का कैसे हमारी आर्मी यूज कर पाएगी। तो इसी से संबंधित इंडियन आर्मी की जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है उनके द्वारा एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि का आयोजन सिक्किम में किया गया। इसमें क्या क्या एक्सरसाइज की गई? तो एआई आधारित टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया गया। इसके अलावा ड्रोन्स का यूज कैसे किया जा सकता है हाई एल्टीट्यूड के एरियाज पर, ऊंचाई वाले स्थान पर, इन सभी को यहां पर टेस्ट किया। तो और एक सेंसर टू शूटर लिंकेज को भी टेस्ट किया गया, मतलब सेंसर के माध्यम से कैसे हम अपने जो वेपन है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं इमीडिएट, ताकि वो जो वेपन है वो डायरेक्ट हिट कर सके, इमीडिएट हिट कर सके दुश्मन के किसी भी विमान को या टैंक को या किसी भी अदर चीज को, ऑब्जेक्ट को। तो इंडियन आर्मी के द्वारा सिक्किम के ईस्ट में एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि का हाल ही में आयोजन किया गया।
एआई टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए ये एक्सरसाइज आयोजित की गई। भारत की पहली निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च की गई है? इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, इसे लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसे बनाया जा रहा है ना। इसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सहयोग मिला है। यूनिवर्सिटी यूपी के द्वारा जो एआई प्रज्ञा स्कीम चलाई जा रही है ना, इस इनिशिएटिव के तहत लागू की। हम बात करेंगे कि एआई प्रज्ञा स्कीम क्या है। ऑब्वियस सी बात है, राज्य में एआई को बढ़ावा देना अलग अलग सेक्टर में, कैसे है वो हम बाद में बात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में देश की पहली या भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो यूनिवर्सिटी है उसका इनॉग्रेशन किया है। इसमें 43 से अधिक अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस को एआई के माध्यम से एआई का यूज करके सिखाया जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट है जो कि या तो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सभी को एआई के माध्यम से सिखाया जाएगा अलग अलग चीज। ये ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल है ना, और जो इंटरनेशनल टेक कंपनीज है उनके साथ मिलकर सिखाई जाएगी सभी स्टूडेंट को, ताकि एआई को बढ़ावा दिया जा सके। एआई और टेक्नोलॉजीज का राज्य के जो यूनिवर्सिटीज के कॉलेज है उनमें विकास किया जा सके। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो एआई प्रज्ञा स्कीम के तहत बनाई गई। एआई प्रज्ञा स्कीम यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इसी साल मई मंथ में से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है कि राज्य के 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस करना, साइबर सिक्योरिटी ऐसे सेक्टर में ट्रेन किया जा सके, ताकि जॉब्स भी बढ़े और इसके अलावा हाईटेक भी हो राज्य और राज्य के युवा। जितने भी राज्य के यूथ हैं, टीचर्स हैं, विलेज के लीडर्स हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, उन सभी को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो यही प्रज्ञा इनिशिएटिव भी या स्कीम भी यूपी की है और देश का पहला निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित की। तो पहली निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां इनोग्रेट की गई? उत्तर प्रदेश राज्य, है ना। अगला क्वेश्चन एक बुक पर है। पॉलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है दिनेश कुमार गुप्ता को। दिनेश कुमार गुप्ता भारत के एक आईपीएस अधिकारी है ना। इन्होंने भारत में जो पुलिस व्यवस्था रही है, चाहे वो इतिहास में कहीं से भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल वैदिक पीरियड में भारत में पुलिस व्यवस्था कैसी थी, इस्लामिक जो पीरियड रहा है, सल्तनत काल, मुगल काल, उस समय भारत में जो पुलिस व्यवस्था थी वो कैसी थी, ब्रिटिश पीरियड में कैसी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा जो हमारा आज़ादी के बाद का समय है उसमें इंडिया की पुलिसिंग कैसी रही है, इन सभी के आधार पर एक एनालिसिस बेस्ड इस बुक को लिखा है, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया। लिखने का श्रेय दिया जाता है दिनेश कुमार गुप्ता को। हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया गया है, ठीक है। दिनेश कुमार गुप्ता आईपीएस ऑफिसर हैं इंडिया के। दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में डीसीपी जैसे अलग अलग पदों को इन्होंने होल्ड किया है। प्रेसिडेंट के द्वारा भी काफी सारे अवार्ड मिले और इसके अलावा यूएन मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन मेडल भी इनको दिया जा चुका है। तो फेमस व्यक्ति है, साथ ही ऑथर भी है दिनेश कुमार गुप्ता। भारत की पुलिस व्यवस्था पर इनकी बुक है, हाल ही में लॉन्च की गई, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया, ठीक है। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कौन? ये कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो 1 अगस्त को कल मनाया जाएगा WWW डे या फिर वर्ल्ड वाइड वेब डे। अगर हम WWW की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, तो इसके संस्थापक टिम बर्नर्स ली है। आंसर सी। अच्छा, यहां पर अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर ले कि ये क्या है, देखिए क्या होता है, अगर हम इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट पे बहुत सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना। उन इंफॉर्मेशन या वेब पेज तक पहुंचने के लिए गेटवे के रूप में काम करता है वर्ल्ड वाइड वेब। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि इंटरनेट पर जितनी भी वेब पेजेस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनको एक्सेस करने की हमें एबिलिटी देता है और इंफॉर्मेशन को शेयर करने का हमें एबिलिटी प्रदान करता है। तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब।
इसके संस्थापक है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, इसीलिए 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में मनाया जाता है, 1 अगस्त को हर साल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मेघनाद जगदीश चंद्र देसाई का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? मेघनाद जगदीश चंद्र देसाई, ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन है। हालांकि जब इनका निधन हुआ तो इनका जो नागरिकता वो ब्रिटिशर्स थी, तो इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है मेघनाद देसाई, या मेघनाद जगदीश चंद्र देसाई पूरा नाम है, और मेघनाद देसाई के रूप में जाने जाते हैं। 29 जुलाई को मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इकोनॉमिस्ट और बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है। ब्रिटेन की नागरिकता थी। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, मतलब वहां का उच्च सदन, वहां की राज्यसभा जैसा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी ये मेंबर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एमपी होते हैं ना राज्यसभा के, वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। भारत के गुजरात राज्य से संबंधित भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक मेघनाद देसाई, हाल ही में इनका निधन हो गया, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन। ठीक है, तो यहां पर 31 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम बूस्टर की तरफ। यहां पर हम 5 अवार्ड को डिस्कस करेंगे जो कि हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते। सबसे पहला, ग्लोबल क्राइसिस पर लेखन के लिए एक इरास्मस प्राइज 2024 दिया गया है हाल ही में, अमिताभ घोष। एक है मिशेल बैचलेट, मानवाधिकार और समानता के लिए जो इंदिरा गांधी पीस डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट अवार्ड दिया जाता है, 2024 के लिए यह अभी अनाउंस किया गया था, 2025 में मिशेल बैचलेट को दिया गया। इसके अलावा सूर्यबाला, हिंदी की एक लेखक है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए 34वां व्यास सम्मान इनको सूर्यबाला को दिया गया। फिर आते हैं गगन गिल। गगन गिल की बात करें तो बहुत ही फेमस एक बोल सकते हैं हम कवित्री है। मैं जब तक बाहर आई, इस बुक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 2024 के लिए, हिंदी भाषा के। गगन गिल दिल्ली से आती है, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2024। फिर मिथुन चक्रवर्ती, 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार समारोह में 2024 में दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को आखिरी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। ओके, तो ये 5 अवार्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। यूईएफए महिला यूरो 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब अपने नाम किया है इंग्लैंड ने। चर्चा में रहा बृहदेश्वर मंदिर किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था? तो यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, यहां पर ईयर हमको पता होना चाहिए थे, ठीक है, 1987 कर लेना, यहां पर ऑप्शन चेंज हो गए शायद, तो ईयर है इसका 1987, मैं आपको बता देता हूं, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहां लॉन्च की गई है? तो भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के तुतीकोरिन एयरपोर्ट पर। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हर साल मनाया जाता है 30 जुलाई को। भारत की प्रलय मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? भारत की प्रलय मिसाइल को विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यह बनी है दिव्या देशमुख। ठीक है, स्वच्छ स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक मानव अधिकार किसने घोषित किया? तो यह घोषित किया गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। हाल ही में चर्चित भीष्म क्यूब्स क्या है? आपदा राहत के लिए डिजाइन किए गए पोर्टेबल चिकित्सा इकाइयां भीष्म क्यूब है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसे शुरू किया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। और गोपाल वन इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू की गई है? इसे शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो गए, डिटेल में हमने डिस्कस किए थे कल, आज रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है लीवर।
सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर लगभग सभी स्टूडेंट के सही है। यहां पर नवीन गुजर बिल्कुल सही आंसर था आपका भी। इसके अलावा माकेश्वर कुमार, आई होप मैंने आपका नाम सही पढ़ा हो सर, आपकी करंट अफेयर से बिहार सेक्रेटरी के एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आए थे या छाप दिए गए थे, बिल्कुल। और एक और कमेंट राजवीर का आया है, सर आपके करंट अफेयर से टोटली क्वेश्चन आए हैं यूपी के एओ एआरओ पेपर में, 100% एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। तो कल भी मैंने आपको कुछ कमेंट बताए थे जहां पर स्टूडेंट कह रहे थे कि सर यूपीएससी के एग्जाम में जो कि रिसेंटली हुई होगी उसमें सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछेगा। और यहाँ पर भी देखिए अलग अलग स्टूडेंट के जो ओपिनियन है, जिन्होंने अलग अलग एग्जाम को फेस किया है, अलग अलग एग्जाम दिए, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि देखिए अलग अलग एग्जाम में सारे क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर से पूछे जाए। इसलिए आप रोज फॉलो कीजिए जितने भी करंट अफेयर हमारे पास रोज आते हैं, टॉप 10 हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं और वहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को। ओके, तो फॉलो कीजिए। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? और भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 3 क्वेश्चन कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।